हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएल लर्नर अकेडमी। जैसा कि आप सभी को इंतजार था कि संजीवनी बैच मतलब एग्जामपुर के विवेक सर ने जो संजीवनी बैच लॉन्च करने का वादा किया था, संजीवनी सीरीज़ जो लॉन्च करने का वादा किया था, वो सब आपके पास अवेलेबल हो चुकी हैं। सभी जो भी भाई और जो भी बहन हमारे बुक किए थे वो सब उनके पास पहुँच चुकी हैं। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। यूपीएसआई का नोटिफिकेशन कभी भी देखने को मिल सकता है हमें, यानी देखिए कि कभी भी यूपीएसआई आ सकती है। फिलहाल सेंटर की कवायदा चल रही है कि सेंटर कहाँ कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, वो सब बातें चल रही हैं। अभी इसका नोटिफिकेशन हमें हो सकता है कि कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप सभी को उस पर ध्यान नहीं देना है। आप सभी को अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाना है और बहुत ही अच्छे तरीके से चलना है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि हमें देखिए किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले हमें उसके प्रीवियस ईयर के टॉपिकों को देखना पड़ता है। तो विवेक सर ने जो प्रीवियस ईयर के टॉपिक को लॉन्च किया है, इसमें कहा गया है कि मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे प्रीवियस ईयर में, सभी टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज दिए गए हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी को करवा सकती है। यहाँ पर देखिए संविधान के बारे में चैप्टर वाइज जितने भी मतलब जिस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। यदि जिन भाइयों के पास ये बुक नहीं है वो हमारे चैनल पर आकर पढ़ सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम पीडीएफ भी डलवा देंगे। अभी फ़िलहाल टेलीग्राम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसके कारण हमारे टेलीग्राम पे कुछ इशू चल रहे हैं, तो आप टेंशन ना लीजिए। हम अगर आप कहेंगे तो आपको किसी भी तरीके से प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। अगर हम बात करें आज अपने पहले टॉपिक में हम इसमें क्या देखने वाले हैं, तो हम बात करेंगे भारतीय संविधान का इतिहास, ऐतिहासिक भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास एवं निर्माण। ठीक है, ये पहला चैप्टर है। मतलब इससे जितने भी क्वेश्चंस अभी फ़िलहाल बने हैं प्रीवियस ईयर में, मतलब 2017 में और 2021 में जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, मतलब इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आप तैयार करिए और उम्मीद रखिए कि इससे बाहर अब कुछ नहीं पूछने वाला है। ठीक है, यहाँ यहीं से सभी क्वेश्चंस बनेंगे जो भी तैयार किए गए हैं, सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर किए होते हैं। मतलब आप अगर ढंग से तैयारी कर लेते हैं तो आपके 70 से 80% तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। केवल आप एक बुक को सॉल्यूशन हमारे साथ करते चलिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए या फिर किस बुक का सॉल्यूशन चाहिए, वो भी हम करवा देंगे। हमारे पास सभी प्रकार के बुक्स अवेलेबल हैं, आप हमें बस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप बताइएगा। आपसे एक उम्मीद और है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। पहले प्रश्न में कहा गया कि 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? गणराज्य, स्वतंत्रता, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें देखिए आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को जब मूल संविधान अंगीकृत किया गया था तो उसके प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं था, सेक्युलर शब्द का उल्लेख नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? हमको बताना है कि ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी? तो ये रखे थे आपके जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए के.एन. मुंशी, सर अर्नेस्ट बार्कर, N.A. पालकीवाला या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो देखिए प्रमुख न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया था N.A. पालकीवाला ने। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 26 जनवरी 1951 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को। देखिए इसमें अपनाने की बात कर रहा है, न कि लागू करने की। तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, संपूर्ण भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, लेकिन अपनाया किया था यानी अंगीकृत किया गया था, यानी संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। खाली स्थान दिया गया है कि संविधान में पहले 10 संशोधनों के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट्स है। मतलब कहाँ के संविधान में पहले 10 संशोधनों के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट्स है? ऑप्शन एक है USA, स्विट्जरलैंड, UK या भारत। तो इसका जो है सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, USA। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए, यूएसए के संविधान में पहले 10 संशोधनों के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट्स रखा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। तो अगला प्रश्न कह रहा है, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1940 या ऑप्शन डी 1937। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1937। ठीक है, 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। ठीक, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। तो आपसे फिर एक बार कहेंगे कि संजीवनी बैच में जो है कि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को रखा गया है। प्रीवियस ईयर मतलब यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को रखा गया है। आप लोग विश्वास करिए, आप लोगों की तैयारी बहुत ही उम्दा होने वाली है। ठीक है, आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप हमें बताइएगा। हम बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी करवा देंगे, यानी प्रीवियस ईयर का तो पूरा कंप्लीट ही करवा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कर रहा है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 12। ठीक है, तो इसमें अब अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो भारतीय संविधान की मूल की बात करें तो मूल में 8 अनुसूचियाँ थी, उसके बाद 4 और जोड़ी गई। तो अभी फिलहाल भारत की संविधान में 12 अनुसूचियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? हमको बताना है कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति से, ऑप्शन बी अमेरिकी क्रांति से, ऑप्शन सी रूसी क्रांति से या ऑप्शन डी गौरवशाली क्रांति से। ठीक, चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका फ्रांसीसी क्रांति से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या? फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, देखिए एग्जामपुर के विवेक सर ने बहुत ही अच्छे लेवल का कंटेंट तैयार किया है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो कहीं पर नहीं मिलता वो एग्जामपुर के विवेक सर लॉन्च करते हैं और उनका जो है कंटेंट बहुत ही अच्छे लेवल का होता है। तो आप एक बार भरोसा करके देखिए, आपकी तैयारी को मतलब आपकी तैयारी में बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था? हमको बताना है कि इसमें से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसके ऑप्शन दिए गए हैं क्या? 5वीं अनुसूची, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक, अब इसमें हमको बताना है कि कौन सा इसमें भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। तो आप सभी को पता होगा कि मौलिक कर्तव्य। ठीक, 51A अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था वह जो है भारतीय संविधान के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। ठीक, कौन सा? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट नहीं, मौलिक कर्तव्य। हम यहाँ मूल अधिकार पर डाल दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था कि इतने लंबे समय से इनका सपना देखा था। ठीक, हमको ये बताना है मतलब कि संविधान सभा के उस सदस्य का हमें क्यों नाम बताना है कि जो ये बात कहे थे कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था, इतने लंबे समय से जिनका हमने सपना देखा था। इसके ऑप्शन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, N. गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन सी में कह रहा है K.M. मुंशी और डी में कह रहा है कि सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये बात किसने कही थी? तो आप सभी को पता होगा कि ये बात जो है कही थी सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कही थी। ठीक है, क्या कहा था कि हमने जिन बातों का सपना देखा था वो हमारे संविधान में अभिगृहित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश से उत्पन्न और फिर विकसित हुआ है? ठीक, क्या बात कर रहा है कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश में उत्पन्न हुआ है और फिर विकसित हुआ है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और भारत। तो इसका जो सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार ... द्वारा पेश किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, N.N. रॉय।
तो मतलब भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार किसने पेश किया था? तो आप कहेंगे कि किसने पेश किया था? एम.एन. रॉय ने 1934 में। ठीक है, एम.एन. रॉय ने 1934 में जो है भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पेश किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के किन भागों को ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया? यानी भारतीय संविधान के किन भागों को ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया? ऑप्शन ए भाग ए और भाग 3 को, ऑप्शन बी में करा है भाग 4 और भाग 5 को, ऑप्शन सी में करा है भाग 1 और भाग 2 को, और ऑप्शन डी में करा है भाग 3 और भाग 4 को। तो हमको बताना है कि कौन से भाग को ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया है। तो इसका जो जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भाग 3 और भाग 4 को। ठीक है, ये सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इसके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, या जापान के संविधान से। तो इसका जो सही जवाब है, यानी भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान के संविधान से ली गई है। कहाँ से? जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जापान के संविधान से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा बिना बाहरी हस्तक्षेप के तैयार किया जाना चाहिए? वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या के.एम. मुंशी? हमको बताना है कि किसने कहा था। तो ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने। क्या कहा था? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से इन्होंने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा बिना बाहरी हस्तक्षेप के तैयार किया जाना चाहिए। ये बात किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निर्देशक तत्व 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित ... से मिलते जुलते हैं? अधिकार पत्र, मैकाले रिपोर्ट, उद्देश्य संकल्प या निर्देशों के साधन? तो इसका जो सही जवाब है, निर्देशक तत्व 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित निर्देशों के साधन। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, निर्देशों के साधन से मिलते जुलते हैं। ठीक है, ये इसका सही जवाब है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था? संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था, हमको ये बताना है। 22 जनवरी 1949 को, 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को या 22 जनवरी 1950 को? तो इसका जो सही जवाब है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। कब? किसका ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 22 जनवरी 1947 को। देखिए, आप लोगों को फिर एक बार बता दे रहे हैं कि हम लोग जो है संजीवनी का जो है बुक का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। ठीक है, संजीवनी सीरीज जो है विवेक से लॉन्च किए हैं। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आप बुक को ले सकते हैं, उनकी साइट्स पे जाकर। बहुत ही अच्छी बुक है। यहाँ पर तमाम प्रकार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को समाहित किया गया है और अपने भी कंटेंट डाले गए हैं। ठीक है, जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं वह सब इस PDF में डाले गए हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हमारा टेलीग्राम जो है ब्लॉक कर दिया गया है किसी कारणवश। अभी हम नया जब टेलीग्राम लिंक आपको डालेंगे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और बुक यदि आप चाहें तो हमारे चैनल से जुड़कर इसका पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहली बार विकेंद्रीकरण प्रदान किया गया था। भारत में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हुई। ऑप्शन सी कह रहा है भारत पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। ऑप्शन डी, इसने भारत में पहली बार लोक यानी सिविल सेवा की शुरुआत की। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। इसका जो जवाब है, भारत में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हुई थी। इसका ये जो ऑप्शन बी नंबर सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? भाग 4, भाग 4A, भाग 8 या भाग 2? ठीक है, तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सा भाग जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो
19 का ऑप्शन नंबर सी भाग 8, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। हमको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो आप कहेंगे कि भारत। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। बी का ऑप्शन नंबर बी सही। आप 20 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्मकता विशेषता कौन सी है। कठोर संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका जो सही जवाब है एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी है। तो एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए, न्याय और अन्याय, जिसे संविधान मसौदा समिति द्वारा स्वीकार किया गया था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी एन राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, या ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यानी बी एन रॉय ने यह बात कही थी, ठीक है, ये बात सही है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था। ऑप्शन ए पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, भारत सरकार अधिनियम 1858, 1813 का चार्टर अधिनियम, या 1853 का चार्टर अधिनियम। तो आप जो 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया था। किस लिए लाया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए लाया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा भारत के लिए वर्ष 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन बी ए बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी जॉन बस्तिस्ता, ऑप्शन डी सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो 25 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर सी जॉन बप्तिस्ता जो है 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। वह कौन से नेता थे जिन्होंने केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे लेकर मतलब 1946 से लेकर 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष बने। इसके ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गणेश वासुदेव मावलंकर, कस्तूरबा भाई लाला भाई, अमृतलाल गोविंदास, ठीक है। तो इसका जो है सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे यानी 1946 से 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के भी अध्यक्ष बने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था। ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट 1873, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935। हमको बताना है कि किसके अधीन होता था। तो 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है होता था। क्या होता था। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं थी, अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों और सिखों को विशेष प्रतिनिधित्व मिला। अब इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी दोनों सही है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, बी और सी दोनों ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है। मतलब क्या कह रहा है कि सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारों के आधार पर निर्वाचित नहीं थी, और दूसरी बात कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों और सिखों को विशेष प्रतिनिधित्व मिला था। तो ये दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ए और बी दोनों, ठीक है।
अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 के सदस्य कौन थे? पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। अब इसके ऑप्शन दिए गए हैं क्या? केवल पी और क्यू, पी क्यू आर सभी, केवल पी और आर, केवल क्यू। ठीक है, इसको हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का बी, पी क्यू आर, ये सभी जो है क्या थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्या? ये तीनों ही इसके सदस्य थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंतिम घटी घटना तक हमको ये कालक्रम सही करना है। उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ, राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, जनगणमन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। मतलब ये घटनाओं को हमें इनके कालक्रम के अनुसार मतलब सही लेवल में बैठाना है। ठीक, तो ऑप्शन इसके देख लेते हैं। ऑप्शन में कह रहा है कि ए बी सी डी पहले, फिर उसके बाद सी ए बी डी, उसके बाद बी डी सी ए या ए डी बी सी। हमको इसका सही कालक्रम बताना है। तो जो ए बी सी डी मतलब जिस क्रम में यह दिया गया है यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, जैसे कि उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ, उसके बाद राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ, उसके बाद संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, जनगणमन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, यानी जिस क्रम में दिया गया है ये भी सही जवाब है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? हमको बताना है कि किस तारीख पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 26 नवंबर 1950 को, 30 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 को। तो इस पर हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है खाली स्थान ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी। भारत सरकार अधिनियम, निर्देशक सिद्धांत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या संविधान सभा। किसने जो है पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी, हमको ये बताना है। तो भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? हमको बताना है कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 29 जनवरी 1952 को या 26 जनवरी 1949 को। तो संविधान सभा का अंतिम सत्र जो है लागू किया गया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान को वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए समितियां थीं। कितनी समितियां थीं? ऑप्शन है 7, 15, 10 या 13। तो उस समय कितनी समितियां थीं आपको बताना है। तो उस समय 13 समितियां थीं। ठीक है, जब संविधान सभा 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, उस समय संविधान सभा में कुल 13 समितियां थीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की मूल प्रति कहाँ रखी गई है? हमको बताना है कि भारत के संविधान की मूल प्रति कहाँ रखी गई है। मूर्ति भवन दिल्ली में, राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली में, संसद की लाइब्रेरी या राष्ट्रपति भवन में। तो इसका जो सही जवाब है संसद की लाइब्रेरी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ पर रखी गई है? हस्तलिखित संसद की लाइब्रेरी में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? हमको बताना है कि इसमें कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी। तो 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो हमको बताना है कि उस समय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी।
आप कहेंगे 389। ठीक, ऑप्शन नंबर बी 389 कुल सदस्यों की संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? संघ शक्ति समिति, संचालन समिति, राज्यों की समिति या संघ संविधान समिति? मतलब एक कौन सी समिति थी जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी, हमको ये बताना है। तो जो संचालन समिति थी, ऑप्शन नंबर बी, संचालन समिति जो थी वह इनकी अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी। बाकी जो संघ शक्ति समिति, राज्यों की समिति और संघ संविधान समिति, ये सब इनकी अध्यक्षता में संचालित हुई थी, लेकिन संचालन समिति जो है इनकी अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया है, हमको ये बताना है। इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अंगीकृत किया, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना, इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया। ठीक, हमको बताना है कि क्या नहीं हुआ था, क्या हुआ था। ऑप्शन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए, इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया था, यही इसका सही जवाब है। ठीक है, इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया था। आगे बढ़ते हैं। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। पूरे भारत चित्रकला परिषद, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, शांति निकेतन। हमको बताना है कि किसके कलाकारों द्वारा सजाया गया था, तो शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया था। ठीक है, शांति निकेतन इसका सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है। हमको बताना है कि कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है। संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है, संविधान सभा भंग कर दी जाती है। इसके ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं, केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों में से कोई भी नहीं सही है। ठीक है, हमको बताना है इसका सही जवाब। तो ये ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, यही इसका सही जवाब होगा। क्या, मसौदा तैयार करना संविधान सभा का एकमात्र कार्य होता है, और जब संविधान अस्तित्व में आता है तो उसे भंग कर दिया जाता है। ठीक, संविधान सभा को भंग कर दिया जाता है। ये दोनों बातें सही हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, खालिस्तान ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति पर कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858 या भारत सरकार अधिनियम 1919। हमको इसका सही जवाब बताना है। तो इसका जो सही जवाब है, खालिस्तान की जगह पर क्या भरा जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे। तो आप सभी को पता होगा कि जब संविधान को पहली बार अपनाया गया तो इसमें 395 अनुच्छेद थे। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और सभी को याद होता है। ठीक है, अभी फिलहाल कुल अनुच्छेदों की बात करें तो 450 प्लस हो गए हैं, लेकिन मूल अनुच्छेदों की बात करें तो 395 ही है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई? 1950 में, 1949 में, 1952 या 1947 में? 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 1952 में। 1952 में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम, निर्देशक सिद्धांत, संविधान सभा या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किसने दिया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है। ऑप्शन मतलब ए कह रहा है कि यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है और संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। हमको इसमें से सही जवाब ढूंढना है। ठीक है, इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं, केवल ए सही है, केवल बी और सी सही है, ए और सी सही है और ए और बी दोनों सही है। तो हमको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो
तो इसमें जो केवल ये बात कही गई है, कौन सी, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यही बात सही है। ठीक है, ये बात सही है। एक मिनट, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, ये बात गलत है। और यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं, ये भी बात गलत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने पूरा 46 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर में बचे थे क्वेश्चन सभी को हमने देख लिया है। जो 2017 में पूछे गए थे, 2022 में पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को हमने 2021 में पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सभी क्वेश्चनों का अध्ययन किया है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने देखा भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास और निर्माण। इसके बाद हम देखेंगे अपने अगले चैप्टर को, मतलब कि उससे जो संविधान की उद्देश्य का, नागरिकता और अनुसूचियों से जो क्वेश्चंस बने हैं उन सब क्वेश्चनों को देखेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी, या आपको ये हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट कैसे लगे, विवेक सर द्वारा तैयार किया गया कंटेंट कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। जिस किसी भाई को भी या भाई बहन को भी PDF चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकती है। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी, आपके डाउट्स को दूर करने के लिए और कंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में हम फिर अगली वीडियो को लेकर आएंगे। यदि आप लोग चाहेंगे तो, आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम अगली वीडियो को लेकर आएंगे, नहीं तो मुश्किल है कि हम लोग अगली वीडियो को लेकर आएंगे। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। जो भी भाई अभी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि हमें उससे एक एनर्जी मिले। ठीक है, अगर आप इतना सपोर्ट करेंगे तो हम अगली वीडियो को जरूर लेकर आएंगे। और अपना रिस्पॉन्स हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।